वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे और हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन यासिर हुसैन ने। यासिर, ऑब्वियसली बजट के बाद हुकूमती दावे भी हैं, वो मईशत की मुस्तहकम होने के दावे कर रही है, अपोजिशन इससे इनकार कर रही है, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ज़ाहिर है आपकी एक गहरी निगाह भी है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये सियासी बयानात को एक साइड में रख दिया जाए तो असल बजट की कहानी है क्या? थैंक यू सो वेरी मच सना फॉर हैविंग मी। देखें, बजट की कहानी ये कोई अनोखा या अछूता बजट जो है वो नहीं था। और हर साल की तरह इस दफा भी जो है वो रिवायती बजट पेश किया गया। देखिए, सबसे ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक बहस चल निकली है कि डिलीवर करने के लिए है क्या, आया अवामी दोस्त बजट है या नहीं है, तो उसका जवाब हमेशा से नहीं में ही रहेगा। उसकी वजह ये कि अभी आपके जो पैनलिस्ट थे जिस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे ग्रोथ होगी, कैसे अपने मसाइल को ओवरकम करेंगे, सबसे पहले जो चीज मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जाती राय है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ। सबसे पहले नियत आपको चाहिए। क्या आपके पास पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे किसी भी शक्ल में मौजूद हो, क्या वो चाहती है कि मुल्क को इन सारे मामलात से बाहर निकाले, IMF से बाहर लेकर आए, इसको इकोनॉमिक सॉवरेनिटी दे, यहाँ की इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करे, यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आए? तो उसका जवाब नहीं है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे एक्सट्रीम राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, किसी भी तरह के लोग हैं, हमने सारे तजर्बे करके सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को अप्लाई करके देख लिया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी पास्ट में रहा, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी सो कॉल्ड यहाँ पे, डिक्टेटरशिप भी देखी, तो सब में कहीं पे भी हमें ये नजर नहीं आया कि हम इंस्टीट्यूशन को उनकी असल हालत में बहाल करें और उनको फंक्शनल बनाएं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा एजेंडा प्लान सरफेस नहीं किया जिससे ये पता चले कि आने वाले 10-20 साल के बाद हम कहाँ खड़े होंगे। अभी हमारे पास जितनी भी फिगर्स हैं वो टेंटेटिव हैं, मैनिपुलेटेड हैं, फैब्रिकेटेड हैं। आपके पास, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जाके सबसे पहले एक बुनियादी सवाल कर लीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर से कर लें, किसी वफाकी वजीर से कर लें, या कोई भी आला जो ओहदेदार हो उससे कर लें। आप उससे पूछें कि पाकिस्तान की इस वक्त कुल आबादी कितनी है। कोई आपको 24 करोड़ बताएगा, कोई 25 करोड़ बताएगा, कोई 26 करोड़ बताएगा, जिसकी जो मर्जी आएगी वो आपको बताएगा। तो इससे समझ में ये आया कि जब तक आपके पास सेंसस के सही नंबर्स ही अवेलेबल नहीं है, ना आप किसी चीज का तखमीना लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग खानदा हैं, यहाँ पे बेरोजगार कितने, यहाँ पर वसाइल कितने हैं और मसाइल कितने हैं, उन सब का अंदाजा उसी वक्त हो सकता है जब आपके पास आबादी का सही तखमीना मौजूद होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, ये बिल्कुल ठीक है कि आप इस रीजन में compete करने के काबिल बचे ही नहीं, तो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आएंगे क्या? आपके पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि इसको रिवाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक चेकलिस्ट आप बना लीजिए। अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर एक साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि आपको सबसे पहले एनर्जी की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जो है वो चेक करते जाएं। फिर आप दीगर मसाइल हैं, इनपुट की कॉस्ट जब इतनी ज्यादा होती है तो ये किसी भी के लिए फिजिबल होता ही नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सके। और अगर बिजली, एक तो दुनिया की सबसे महंगी बिजली, और उसके साथ साथ इंटरप्शन भी उसमें होती रहे, अनइंटरप्टेड सप्लाई भी ना हो, तो आप कंपीट कर ही नहीं सकते इस रीजन के अंदर, तो क्या आप कहीं पे कंपीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास एक विल होनी चाहिए। बजट के ऊपर मैं बाद में आता हूं कि उसके अंदर आज भी पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है बजट, उसके अंदर भी उनसे सवाल होते रहे, वजीर खजाना साहब से, FBR के चेयरमैन और दीगर लोगों से क्वेश्चन होते रहे, लेकिन वो इधर उधर की बातें करते रहे, किसी के पास कोई जवाब। वजीर खजाना ने तो कहा ना कि ये FBR का, सॉरी, IMF का बजट नहीं, तो हमारा बजट है, पाकिस्तान का बजट है। डिक्टेशन से तो वहीं से आया है ना। लेकिन बहरहाल नूरजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाक ईरान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर हैं नूरजई साहब। सर, वेलकम कहेंगे आपको शो में, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बजट आ चुका है, ऑब्वियसली आपकी भी गोश गुजार हो चुकी होंगी तमाम चीज़ें। सर, आप क्या समझते हैं, क्योंकि हुकूमत ऑब्वियसली दावे कर रही है कि बजट जो है बरामदात और माशी ग्रोथ का जो ये बजट है, तो आपके ख्याल में आप समझते हैं कि ऐसा कौन सा अमली इक़दाम होगा दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तान की जानिब से ईरान के दरमियान, ऐसा कौन सा जो है आप समझते हैं कोई अमली कदम होगा जो दो तरफा तिजारत को जो है वो हतमी शक्ल दे सके? देखिए, सबसे पहले तो जो बजट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया है, मैं तो अपनी जात की हैसियत से और बिल्कुल जितने भी ताजिर हजरात हैं, हम उसको एकदम से रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो बजट पेश किया गया, ये दरअसल ताजिर दोस्त बजट नहीं है।
ये ताजिर दुश्मनी पर मुबनी, जितने भी इस पे कवानीन पास हुए हैं ये सारे ताजिरों के साथ दुश्मनी पर मुबनी किए गए। ठीक। ये देखें, जरा इस पर गौर कर लें कि इस वक्त इस बजट में जितने भी छोटे तबकात के ताजिर हैं उनको इन्होंने पैर के नीचे नीचे ला के उनको बिल्कुल कुचल के रख दिया है। आप महंगाई की शरह देखें और आपके बजट की जो पॉलिसीज है उनको देख लें कि इस वक्त इसमें हमारे छोटे तबकात के ताजिर हैं खसूसन, उनको इन्होंने बिल्कुल ला के डिवैल्यू कर दिया है। अब इस वक्त आप सूबे के लिहाज से अगर मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ कि गुज़श्ता 1 साल से हमारा जो तफ्तान बॉर्डर है वो बंद पड़ा हुआ है, जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो बंद पड़ा हुआ है। तो एक हमारे सूबे में न कोई इंडस्ट्रीज है इस तरह की, न कोई मुलाजमतें। छोटे तबकात के जो ताजिर हजरात है वो इन बॉर्डर्स पे अपना कारोबार करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लेकिन इन बंदिशों की वजह से वो कारोबार भी हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। फिर ऊपर से ये जो IMF की तरफ से मुसलत कर रहा बजट है जो इस वक्त हमारे वजीर खजाना साहब ने पेश किए पाकिस्तान के हवाले से, इसमें इन्होंने बिल्कुल बड़े ताजिरों को रिलीज किया हुआ है और जो हमारे छोटे तबकात के ताजिर है उनको बिल्कुल इन्होंने डिवैल्यू करके रख दिया है। ये हम अपने तबका अपने हिस्से से और अपने जो ताजिर हजरात है उनकी जानिब से हम इस बजट को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये बजट अवाम दोस्त नहीं है, न ये ताजिर दोस्त है। आप इसमें जरा गौर कर लें कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों को इन्होंने बिल्कुल अब नजरअंदाज कर रखा है। शहर में मुल्क में महंगाई की सतह आप देख रहे हैं, इन्होंने महंगाई की सतह को देखते हुए 60% हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हुई है। खुदारा अल्लाह का खौफ करें। हमारे जो बड़े तबकात हैं उनकी जिंदगी देख ले, शाहाना जिंदगी, और हमारे जो छोटे तबकात हैं उनकी जिंदगी पर जरा गौर करें तो वो किस तरह इस छोटे तनख्वाहों में अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकेंगे। ठीक। उस्मान शौकत साहब, नूरजई साहब तो कह रहे हैं हम तो मुस्तरद कर रहे हैं इस बजट को क्योंकि ये अवाम दोस्त बजट है ही नहीं। सर, आप क्या समझते हैं जो हुकूमत गैर दस्तावेज़ी मईशत को जो दस्तावेज़ी बनाने के लिए जो बात कर रही है, तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा इक़दाम हैं ताजरों के हवाले से और कारोबारी तबके को जो निज़ाम में लाने के लिए बात हो रही है, तो वो काफ़ी है, या आप समझते हैं कि फिर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का फकदान अब भी सबसे बड़ी रुकावट है? ठीक है यासर, आप सुन रहे थे बात, नूरजई साहब ने तो मुस्तरद कर दिया, और कल भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके का एक शुगर कोट करके चीज़ें बताई गई हैं, ग्राउंड रियलिटीज उससे बहुत कोसों दूर है। देखें, बात सिर्फ इतनी, अभी हमारे जो भाई अभी ये बात कर रहे थे ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, ताजरों को अपने भी बहुत सारे मामलात हैं उसको सीधा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा है। ज़ाहिर है कि जिस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान के मारूजी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें महज तिजारत की बिना पर नहीं होती, मुल्क के मफादात को भी देखना पड़ता है, मारूज़ खातिर रखना पड़ता है, और इसके अलावा टैक्स की अदायगी के जो मामलात हैं और तिजारत के जो इख्तियार किए गए हैं। बहरहाल मैं बात करूंगा, थोड़ी सी जो है वो बात तल्ख हो जाएगी, लेकिन इसको भी रियलाइज़ करें। और दूसरी बात ये कि जो हमारे इस वक्त दस्तियाब वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए ऐसी ही कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं कुछ देर पहले अर्ज कर रहा था आपसे कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अंदर एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत यहाँ पर आती है, सबसे पहले उसकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हम सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करें कि पाकिस्तान में रहते हुए वो लोग जो वाक़तन मईशत को समझते हैं और मुहिब्बे वतन हैं, जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी ना हो, अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से बुलाए हुए जो वज़ीर ख़जाना यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों से जान छुड़ाकर जो वाक़तन मईशत को समझते हैं और इकोनॉमी से उनका ताल्लुक हो, वो कोई बैंकर ना हो जो IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम हो, अब पॉलिसी मेकर उनको यहाँ पर बनाया जाए, ऐसे लोगों को जो पोटेंशियल रखते हों। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सहाफ़ी हैं और इस तरह के लोग, उनको ऑन बोर्ड लेकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी और एक प्लान मुरतब करें। अच्छा यासर, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहती हूँ। प्रिसाइसली बता दीजिएगा, आपके ख्याल में इस बजट का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? सनतकार है, ऑब्वियसली सैलरीड क्लास तो हो नहीं सकती, किसान है, हुकूमत है, या ये आप समझते हैं कि जो सनतकार हैं वो इनको सबसे ज़्यादा इससे बेनिफिट हासिल हो रहा है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद है। एक्सचेकर को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिस किस्म की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, उनका काम ये है कि डेट को रीसेटल करें
और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उसको कम करने के लिए कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि आने वाले वक्त में आप वक्त पे कर्ज की अदायगी कर सकेंगे, यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, और मजीद कर्जे जो है हमें मिल सकेंगे। आने वाले लोगों के लिए भी कर्ज लेने की जो रास्ता है उसको हमवार रखा जा रहा है। बस इसमें आप ये समझ लिए कि जो कुल फायदा है वो सिर्फ हुकूमत वक्त का सिर्फ है। हुकूमत वक्त का है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सिलसिले को दोबारा जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे बजट ट्रांसमिशन 2026-27 में। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन यासिर हुसैन। यासिर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आप क्या समझते हैं कि जो ये FBR की जानिब से जो हदफ जो लगाया गया, ये आपको लग रहा है कि ये हकीकत पसंदाना है, या हुकूमत एक बार फिर जो है वो मतलब साल के मिड में उसके वस्त में जो है मज़ीद कोई इक़दाम ऐसे उठाएगी कि मज़ीद जो है कोई टैक्सेस लगाए जा सकते हैं? देखिए सना, ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होकर जो है वो टारगेट्स को अपने सेट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इतना दमखम है, इतना पोटेंशियल आपका है, आपकी इकोनॉमी बार बार परफॉर्म कर रही है, ये सारे टारगेट्स आप मिस कर रहे हैं। एम्बिशियस होकर आप 20,000 अरब रुपए भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको कलेक्ट कैसे करना है? क्या आपकी जो इकोनॉमी का ग्रे पार्ट है, एरिया है, उसको आपने ठीक करने के लिए करेक्शन मेजर्स कुछ लिए हैं? उसमें तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। हाँ, आपने FBR अपग्रेडेशन और ऑटोमेशन की बात की है, लेकिन वो क्या एप्लीकेबल है? हमारा बाय डिजाइन बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, उसके अंदर ये मेरा नहीं ख्याल कि ये एप्लीकेबल होगा। FBR के चेयरमैन ये फरमा रहे थे कि जी हमने ऑटोमेशन के लिए नई टीम को हायर किया है, उनकी जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है, और उनकी डेवलपमेंट से ये है कि वो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो लेट्स सी, लेट द टाइम कम, देख लेते हैं कि वो कितना जो है वो ऑपरेशनल होंगे और कितनी ये चीजें फंक्शनल होंगी। एक तो ये चीज हो गई। 13,000 अरब रुपए अभी आपने मिस किए हैं, वो जमा करना बाकी है। देखें पहले वो टारगेट आप मीट करें, उसके बाद फिर वी शैल सी कि आप कैसे इसको कलेक्ट करेंगे। मोर देन 15,000 अरब रुपए आपने कैसे जमा करने हैं। उसके अलावा मैं देख रहा था कि बार बार एक टर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे कि ये एक्सपोर्ट लेड जो है वो बजट है, एक्सपोर्ट लेड जो हमारी ग्रोथ होगी। देखिए इसको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जो है वो जो पॉलिसीज हैं वो एक्सपोर्ट लेड है, लेकिन रिलीफ है। आपने कहा 70 बिलियन की एलोकेशन कर देंगे, 4.5% के ऊपर जो है वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अब पता नहीं है कि चीजें एग्जीक्यूट करेंगी किस फॉर्म में करेंगी, ये हमें अभी समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार ये बात हो रही है कि आपकी प्रोडक्शन को जो चीज हिट कर रही है वो आपकी एनर्जी की कॉस्ट है। उसको कैसे ड्रास्टिक कम करेंगे, या इंडस्ट्रीज को कैसे उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी विद लोअर रेट्स जो रीजन में compete करने के आपको काबिल बनाए। सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना था, वो पॉलिसी के अंदर कहीं डिफाइन है ही नहीं। कैसे करेंगे ये भी नहीं पता, फिर ये कितने अरसे के अंदर सारी चीजें जो एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी ये नहीं पता। बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि आप अपनी प्रायोरिटीज को कैसे सेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि इन एरियाज के ऊपर काम करना है। जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लामाला हमारे पास टेक्सटाइल आता है उस लिस्ट में। जब टेक्सटाइल की बात करते हैं तो टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे जो है वो वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर काम करना होता है। आपने कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर काम करना है, नई टेक्नोलॉजी का इंडक्शन उसके अंदर है, और बहुत सारी चीजें हैं। आपकी यील्ड कम हो गई है कॉटन की, आपकी पर एकड़ यील्ड को आपने कैसे बढ़ाना है, नए सीड्स को कैसे अडॉप्ट करना है, और अडेप्टेशन कैसे लानी है, टेक्नोलॉजी को कैसे करेगी, फार्मर्स को स्ट्रेंथन कैसे करेंगे। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अहमद सेगल साहब जो कि प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। फ़हीम साहब, शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त था। सर, क्या कहना चाहेंगे जो शरह सूद के हवाले से जो बात हो रही है कि उसकी कमी के बावजूद जो सनती पैदावार है और जो निजी सरमायाकारी है वो मतलूबा रफ्तार से वो नहीं हमें बढ़ती हुई नज़र आती, तो आप समझते हैं कि मसला सिर्फ जो है मालियाती लागत है, या आपको लगता है कि पॉलिसी जो है उसमें तसलसल नहीं है और कारोबारी जो माहौल है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? जी थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो ये जो अभी भी जितना हमारा आपने बात की पॉलिसी रेट की, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की, गो के ये कम हुआ है पॉलिसी रेट, लेकिन जो हमारे रीजनल कंट्रीज जिनके साथ हमारा कंपैरिजन है, जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, उनमें हम कंपेटिटिव नहीं है। वहाँ पे ये सिंगल डिजिट पे है, 6% पे है, कई ममालिक में 8% है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा एनर्जी टैरिफ जो है और ये हमारा पॉलिसी रेट ये कहीं भी रीजनल कंट्री में मैच नहीं करता। इवन कि अब ये खुफिया वगैरह से हमारे कोई वो उधर से कोई
एम्बेसडर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि हमारा एनर्जी का टैरिफ जो है 3 से 6 सेंट है वहाँ पे। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें जो सबसे बड़ी हर्डल है हमारा एनर्जी टैरिफ, जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक हम खित्ते में कंपेटिटिव नहीं होंगे, और हमारा जो लोकलाइजेशन है, जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ भी नहीं जा पा रहे, उसकी भी मेन वजह यही है। तो मेरे ख्याल में हमें बड़े ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे अपने इनको। तो मैं कहता हूँ ये इकोनॉमिक इश्यूज है हमारे, तो जो अब बजट के हवाले से जाहिर है इसमें चूंकि ये बजट का टॉपिक नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक ये चीजें हमारी ठीक नहीं होंगी तब तक हमारी इकोनॉमी जो है ना सही इसमें रिफॉर्म्स मुमकिन नहीं है। तो वो पे गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल दी है कि जब तक हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, जो कि आइडल है, आपका विंड मिल है, आपका सोलर है, तब तक ही हमारे इशू जो है ना वो सही। जब तक हम ये फर्नेस चाइल्ड बेस हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है उससे हमें निकलना होगा, और हमें फौरी तौर पे इंसेंटिव देने होंगे अपनी इंडस्ट्री को, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को चला पाएं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा पाएं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाइज। शकील, आप क्या समझते हैं जो सिंध के हवाले से, सिंध का बजट एक तो ये बताइएगा कि कब मुतवक्का है कि सिंध का बजट पेश किया जाएगा, और एनएससी के हवाले से बताइएगा कि जो सिंध के हिस्से में जो आया है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो तो अब ख़त्म हो गए। सबसे पहले एक बात आप अपने नाज़रीन को बता दें कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से आज की डेट तक वफाकी हुकूमत ने 1 रुपया भी किसी भी सूबाई हुकूमत को जारी नहीं किया। इसलिए ये सवाल सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब इस पर मजीद क्या बात की जाए। आज के दिन भी महकमा खजाना के तमाम मुलाजमीन हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि वफाकी बजट कल पेश हुआ है और आज जो है आज ये बजट को पेश हुए आज 24 घंटे हो गए, लेकिन 24 घंटे में सिंध को, पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को अभी तक एनएफसी अवार्ड की रकम नहीं मिली, जिसकी वजह से वो अपना बजट नहीं बना पा रहे। दूसरी बात यहाँ तक है, वफाकी हुकूमत में जो मनसूबे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 मनसूबे रखे गए, जिनमें से एक जो मनसूबा है वो कराची, हैदराबाद और सक्खर का मोटरवे है। पहले का आगे के 17 अरब रुपए रखेंगे, लेकिन अब उस पर जो है वो 30 अरब रुपए के गए। मजमूई तौर पर 61 अरब रुपए रखे गए 5 मनसूबों के। वो 5 मनसूबे, एक कोस्टल हाईवे, एक मेहरान हाईवे, एक जो सक्खर वाला से एक और दूसरा मनसूबा है वो भी इसी तरह का है। ये 5 हाईवे से मुतालिक है। कराची में कहा गया था, लेकिन कराची में उन्होंने 2 रखे हैं, जिसको कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। एक रखा है इंडस्ट्रियल पार्क, उस पर 5 अरब रुपए, और एक कोई दूसरा उन्होंने इस तरह का पार्क रखा है इंफॉर्मेशन के हवाले से, वो उस पर 3 अरब रुपए के गए। ये वफाकी बजट है जिसमें इस सिंध को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। और हैरत अंगेज बात है कि अभी तक एनएफसी अवार्ड की रकम सूबों को मुंतकिल नहीं हुई। इस वजह से सूबे अपना बजट नहीं बना पा रहे वो, और इसमें न सिर्फ बजट बनाएंगे, बजट पेश करेंगे, बजट पर बहस होगी। सिंध असेंबली के 168 अरकान है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर 10 अरकान भी रोजाना बजट पे बहस करें तो भी करीबन 18-19 बंदे हो जाते हैं, 18-19 दिन लग जाते हैं। तो 18-19 दिन कहाँ आके बचे हैं। सिंध का बजट 18 तारीख तक या उससे बाद पेश होने का इम्कान है, और वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी तौर पर कोई जो है परेशानी नजर नहीं आ रही। और ये पहली दफा हो रहा है कि बजट को इतना जो है शकील नाइज, क्योंकि ऑब्वियसली बजट पेश हो चुका है और हम ये भी देख रहे हैं कि ऑब्वियसली कराची जो है वो मुल्क का मौशी हब है, तो आपकी अगर लोगों से, आम शहरियों से बात हुई तो उनका इब्तदाई रद्द-ए-अमल क्या है इस बजट के आने के बाद, स्पेशली कारोबारी अगर तबके की बात की जाए और आम शहरियों की बात की जाए तो उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखें, जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे तो जो K4 का मंसूबा था वो हुकूमत सिंध जो बना रही थी वो उन्होंने वफाकी हुकूमत की तहवील में ले लिया। मौजूदा वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि सबसे ज्यादा, चाहे दूसरे मंसूबे तो छोटे मोटे कोस्टल हाईवे ये वो सारी चीजें, लेकिन K4 के लिए वो फौरी तौर पर ज्यादा फंड फराम करते हैं, K4 मंसूबा मुकम्मल कराते हैं, क्योंकि कराची में पानी की शदीद किल्लत है। जहां तक आपने कहा कराची के बजट है, कराची के बजट के हवाले से मैंने बोला एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उन्होंने पार्क बनाया, उस पर 3 अरब, और एक इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे उस पर 5 अरब रुपए। आप इसे अंदाजा लगाएं कि कराची को आम शहरी क्या सोचेंगे। आम शहरी यही कह रहे हैं
कि कराची जो मुल्क को तकरीबन 60 से 70 जो है फीसद के दरमियान उसको टैक्स देता है, रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, उस कराची को 10% भी नहीं दिया गया। तो ये वफाक बजट कैसा है जिससे इस कराची को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। कराची में कोई मेगा मनसूबा नहीं लाया गया, कराची में कोई इस तरह का, क्योंकि देखो शाहरा भुट्टो अगर मेगा मनसूबा कहा जाए तो ये सिंध गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का होता तो कराची सर्कल रेलवे होती या जो K4 मनसूबा चल रहा है उसका होता, इस तरह का नहीं किया। हब डैम का मनसूबा होता वो भी नहीं किया गया। तो इससे वाज़ेह हो गया कि हुकूमत वफाकी हुकूमत की तरजीह कराची नहीं है, वो उसकी तरजीह दीगर जो है वो इलाके हैं। और यहाँ तक कि आप अंदाजा लगाएं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वो अजला जो खैबर पख्तूनख्वा में जम किए गए थे, जिनको माजी में कबायली इलाके कहा जाता था, कबायली इलाकों जितना बजट भी कराची को नहीं दिया गया। तो इससे अंदाजा लगे कि उनकी कराची के हवाले से कितनी ठीक है, शुक्रिया है जो आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से गौहर सईद जो कि ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। गौहर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में आप मौजूद हैं, ऑब्वियसली आप क्या समझती हैं, बजट पेश हो चुका है, बजट पेश होने के बाद जो लाहौर समेत जो पंजाब के जो सनतकार हैं या कारोबारी हलके हैं और आम शहरियों का जो है इब्तदाई रद्दअमल क्या सामने आया है? क्या वो इसको इस बजट को रिलीफ का बजट समझ रहे हैं, मानते हैं? गौहर, आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुख करूंगी यासिर का, दोबारा ज़रा आपसे दोबारा रब्ता करेंगे, अपना ज़रा ऑडियो ठीक कर लें। यासिर, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, शकील नाइच की भी वो भी कह रहे हैं और हम कल भी ट्रांसलेशन में बात कर रहे थे। ऑब्वियसली कराची में रहते हैं तो कराची के हवाले से ज़्यादा हमारा फोकस होता है। तो कराची में तरक्याती मंसूबों की बात होती है, माजी में भी होती रही, अब भी हम कल बात कर रहे थे K4 के लिए 10 अरब रुपए मख्तस किए गए। तो डू यू रियली थिंक कि आइंदा आने वाले चंद सालों में, मैं महीने नहीं कह रही, चंद सालों में K4 का मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और कराची के शहरी जो कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और उन्हें पीने का पानी भी ख़रीद कर ही पीना पड़ता है, बावजूद इसके कि वो उसका पानी का टैक्स के बिल भी आ रहे होते हैं, वो उसका भी बिल भी पे कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि क्या ये K4 का मंसूबा मुकम्मल हो पाएगा? नॉट एट ऑल सना, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। देखें, एक तो सबसे पहले जो सूबे की और कैपिटल की जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर 18th अमेंडमेंट। अभी यहाँ पे फंड्स की अवेलेबिलिटी की बात हो रही थी, तो इससे पहले जो अवेलेबल फंड्स थे उसकी क्या यूटिलाइजेशन हुई है, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी हुई है, क्या उसका फोरेंसिक कोई करवा लिया गया है इससे पहले जो बजट आते रहे, वो कहाँ यूटिलाइज हुए, पहला तो क्वेश्चन ये है। फेडरल की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अब वो 28th अमेंडमेंट के बाद सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो अपने पास ले, उसके बाद शायद हम फोर्सी करेंगे कि कोई प्रोजेक्ट जो वो लेकर आए। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं कि वफाक ने 2 प्रोजेक्ट कराची के लिए दिए थे। M9 वाली की कंसिडरेशन क्या है गवर्नमेंट की वो मुझे नहीं पता अभी कि वो किस तरह उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और इससे पहले भी जो पैसे उसके लिए रखे गए थे वो इनसफिशिएंट थे। प्लस ये कि 2 बड़े प्रोजेक्ट रखे गए थे इससे पहले, मुझे याद है मिफ्ता इस्माइल साहब ने लास्टली जब अपना बजट पेश किया था, वो वजीर खजाना थे, तो एक डीसैलिनेशन प्लांट उन्होंने जो है उसके लिए एक बजट रखा था। उसके ऊपर क्या हुआ अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। और एक ग्रीन होम का प्रोजेक्ट था जिसकी बड़ी देर के बाद जो है वो कंप्लीशन हुई थी और वो भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। तो ये बात ये है कि फेडरेशन जो वफाक है वो उसकी कंसिडरेशन में बिल्कुल भी नहीं है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना फेडरल गवर्नमेंट की, और कोई उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं भी नहीं। और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर डेफिनेशन है मेगा प्रोजेक्ट्स की वो हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम 27-28 किलोमीटर की सड़क को भी हम मेगा प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है कहीं पे भी। और खैर उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। कहने का मकसद ये है कि जो सबसे ऊपर जो चीज़ आती है वो हेल्थ और एजुकेशन आती है। वफाक की तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई ऐसी कोई फिजिबिलिटी बनाई गई है, ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट सरफेस हुआ है जिससे ये पता चले कि आने वाले वक्त में कोई हॉस्पिटल बनने जा रहा हो या कोई हेल्थ के लिए और कोई फैसिलिटेशन यहाँ पर जो है वो सिंध के और कराची के लोगों के लिए हो। तो वो कंसिडरेशन में उनके भी नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी नहीं है। अब फंड्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से जैसा भी ये बात कर रहे थे भाई हमारे, तो उसमें ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि फेडरेशन जो वफाक का बजट है, फेडरल बजट है, वो खुद इटसेल्फ बहुत देर से आया है। तो इसके लिए
सा टाइम लगेगा, इन अ डे और 2 ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि आपकी प्रायोरिटी है क्या। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस वक्त लिक्विडिटी है, और प्लस ये कि उनके कैश फ्लोज जो है वो ठीक हों। जब तक आपके पास आपकी इकोनॉमी में कैश नहीं इंजेक्ट होगा, जब तक डॉलर्स इंजेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप जो है वो सरवाइव करना जो है ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात ये है कि उसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है। वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या शॉर्ट टर्म भी पॉलिसी नहीं है इस वक्त। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको अनटैक्स रखा गया है। जैसे अभी सोशल मीडिया की जो अर्निंग्स है उसके ऊपर भी 5% का विद होल्डिंग प्रपोज कर दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही हो, वहां पर 40% लोग जिस कंट्री के अंदर बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए हों, वहां पर लोगों के लिए अगर कहीं पर अर्निंग के मौके हैं, आप उसको भी टैक्स नेट में लाते जाएं और उसको भी स्क्वीज करते चले जाएं। अभी तक बाय एंड लार्ज जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है। प्लस ये कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, और मैं कुछ देर पहले आपको बात कर रहा था कि एक्सपोर्ट लेड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, तो एक्सपोर्ट की प्रायोरिटीज में है क्या। मैंने आपको बताया था टेक्सटाइल के हवाले से, उसके वेरिएबल्स आपको बताए थे। सबसे पहले तो आपको जो आपकी टॉप प्रायोरिटी में चीज होती है वही होती है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर काम करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैश की अवेलेबिलिटी, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, फिर आती है आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, फिर आपके पास आती है टैक्स के अंदर फ्लेक्सिबल पॉलिसी। इनमें से कोई एक भी चीज अगर आपके पास हो तो मैं ये एक्सपेक्ट कर ठीक सकता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और सही निशानदेही कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के हवाले से जो आपने बात की कि ऑब्वियसली लोगों के पास वैसे ही रोजगार के मौके नहीं है, और अगर जो इस तरह की काविशें करके अगर कुछ अर्निंग्स हो रही हैं उसमें भी अगर उनको भी टैक्स नेट में लेकर आ जाए तो फिर ऑब्वियसली लोग कहाँ सर्वाइव करेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर की तरफ रुख करेंगे। गौहर सईद, गौहर साहबा ये बताइएगा कि ज़ाहिर बजट आ चुका है और वहाँ की जो आवाम है उसका क्या रद्द-ए-अमल है। जो ताजिर हैं या जो बड़े सनतकार हैं वो इस बजट को क्या समझ रहे हैं, वो क्या आवाम दोस्त बजट समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं सब अच्छा है जैसे हुकूमत कह रही है, मुतमईन है वो इस बजट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। जैसे कि वफाकी बजट पेश कर दिया गया है और पंजाब का बजट भी 16 जून को पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा, और इस बजट पर हर शख्स की नजर है, वो सरकारी मुलाजिम हो या सिविल। असल में बात यह है कि बढ़ती हुई महंगाई के तूफान ने हर शख्स को परेशान किया हुआ है, और अब देखना यह है कि क्या पंजाब का ये जो पंजाब का बजट है, पंजाब का ये बजट है, ये शहरियों के लिए, मजदूर तबका, तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद के लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है। जहां तक बात की जाए पंजाब हुकूमत के आइंदा माली साल 2026 से 27 के बजट के हवाले से, जिसके हवाले से बड़े दावे और अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं, और पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए तक की मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई है, ताकि वफाक अपने मालियाती खसारे पर काबू पा सके और IMF जो है अपने अहदाफ को पूरे कर सके। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि पंजाब की क्या ये कुर्बानी मुल्की मईशत को सहारा देगी। यहाँ पे पंजाब के अपने जो तरक्याती मंसूबे हैं और जो अवामी मसाइल का काम मुतासिर होंगे इस जो है जो इनको ये अदायगी है। और ज़राए के मुताबिक जहाँ पंजाब का मजमूई बजट है वो 5131 अरब रुपए रखा जा रहा है, जबकि सूबे को ANFC अवार्ड के तहत 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का भी इम्कान है। साथ ही साथ बजट में जो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला है वो वफाकी हुकूमत के मुताबिक किए जाने की तजवीज भी पेश की जा रही है, जबकि तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए और पेंशन के लिए 505 अरब रुपए 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश शामिल है। और मैं दूसरी तरफ आपको ये भी कोट करवाती चलूं कि दूसरी तरफ जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब रुपए, जबकि पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए तक की जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक और यहाँ पे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इतने बजट के बावजूद क्या महंगाई से जो परेशान अवाम है उनको कोई हकीकी रिलीफ मिलेगा, या तरक्याती जो मनसूबे तैयार हो गए हैं, क्या ये तरक्याती जो मंसूबे चल रहे हैं पंजाब में, क्या इनका काम तेज होगा या रुक जाएगा, और क्या वफाक को दी जाने वाली जो रियायत पंजाब के मफाद में होगी। और ये जो पंजाब का बजट है सिर्फ आदादो शुमार नहीं है बल्कि करोड़ों अवाम की। अच्छा, लेकिन गौहर साहब ये बताइएगा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और अगर हम कारोबारी तंजीमों की जानिब से बात करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी आप क्या समझती हैं, क्या तारीफ और क्या तनकीद सामने आ रही है, क्या शिकायत सामने आ रही हैं इस बजट के बाद? देखिए, जो है वफाकी हुकूमत का जो बजट आया है उसको लेकर जो है
पहले भी अब कारोबार को लेके परेशान थे, क्योंकि बजट को अगर देखा जाए या पिछले सालों में ये हर साल जो बजट आता है, तो जो ताजिर हजरात है उनका यही कहना होता है कि अखराजात ज्यादा हैं और इनकम जो है वो कम है। तो जो अब नया बजट आया है उसमें भी टैक्स की कुछ अदायगी को लेकर कुछ जो है ताजरान उनकी जो बयान भी सामने आए हैं और उनका कहना है कुछ हद तक जो है कहीं कहीं पर वो मुतमईन, लेकिन ज्यादातर जो है पंजाब के बजट की भी आने के इंतजार किया जा रहा है ताजरान की तरफ से कि पंजाब का बजट भी आए, तो फिर उस हवाले से फिर उनसे मजीद जो है वो इस हवाले से बात। ठीक है गौहर साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से गुलाम जिलानी शाद साहब। गुलाम, ये क्या समझते हैं आप, क्योंकि बलूचिस्तान हमेशा ये शिकवा करता नज़र आता है कि सारे वसाइल जो है वो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जब ग्रांट की बात की जाती है, तरक्याती मंसूबों की बात की जाती है, सरमायाकारी की बात की जाती है, तो बलूचिस्तान इस सूबे को जो है यकसर जो है वो इग्नोर किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बजट ने इस तासुर को मज़ीद बढ़ाया है या कुछ कमी बेशी हुई है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आपने फरमाया कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको हमेशा से मायूसी होती है वफाकी बजट से, तो इस बार भी वफाकी बजट में जो है बलूचिस्तान के लिए कोई खास नहीं रखा गया। अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ से मादनियात और दीगर जो है चीजें यहाँ से निकाली जाती हैं, और उसके जो मैं तो ये भी आपको बताते चलूँ कि अभी जो है इम्कान ये है कि बलूचिस्तान का जो बजट है 19 जून को पेश होना है, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि NFC अवार्ड में जो बलूचिस्तान का हिस्सा रखा गया है, अभी तक उसको ये भी नहीं पता कि हमारे लिए कितना रखा गया है, कितना नहीं रखा गया, और ना ही उनको अभी तक वो दिया गया है। तो बलूचिस्तान कैसे अपना बजट बनाएगा? बाकी जहाँ तक वफाकी बजट की और उसके वफाक की जानिब से जो है बलूचिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से देखा जाए, कोई ऐसा खास मेगा प्रोजेक्ट जो है बलूचिस्तान के हवाले से नहीं रखा गया है, ना ही कोई इससे पहले कभी रखा गया है। हाँ, एक जो था वो खूनी शाहरा जिसको कहा जाता है, कोयटा कराची शाहरा, मुसलसल कई सालों से उसके लिए जो है ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन इस बार भी जो है बदकिस्मती से उस खूनी शाहरा के लिए जो है तरक्याती बलूचिस्तान के हवाले से कोई ऐसा कोई वफाकी उसमें हुकूमत ने जो है बजट में कुछ नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग काफी मायूस और परेशान हुए हैं। और लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो एक मेगा प्रोजेक्ट था कोयटा कराची शाहरा का, उसके लिए भी जब रकम नहीं रखी गई है तो मजीद आगे क्या होगा? अभी देखना आगे ये है कि जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है 19 जून को जो है बलूचिस्तान का बजट पेश करने के हवाले से, तो देखते हैं कि बलूचिस्तान का बजट किस तरह से पेश होता है और उसके हवाले से। अच्छा, लेकिन गुलाम जिलानी साहब, बलूचिस्तान में ज़रा बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है, और क्या आप समझते हैं कि जो नौजवानों के लिए जो कर्ज स्कीम है या इसके अलावा जो रोज़गार प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसमें क्या संजीदगी से उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है, या महज ये सिर्फ एक ऐलानात ही समझ रहे हैं वहाँ के लोग, और या सिर्फ ऐलानात के हद तक ही इस तरह की बातें की गई हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये ऐलान तो किया गया था, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पर कई नौजवानों से हमारी बात हुई है, बलूचिस्तान के कोयटा के दीगर इलाकों के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका यही कहना था कि बिल्कुल ये सिर्फ ऐलानात की हद तक ही है, और हम भी ये देख रहे हैं कि ये जो बेरोजगारी को खत्म करने की बातें होती हैं, ऐसी जो ऐलानात किए जाते हैं, इनमें बलूचिस्तान में कम से कम कोई संजीदगी देखने में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के नौजवानों में मायूसी मजीद बढ़ रही है कम होने के बजाय। अगर ऐसी स्कीमें जो है बलूचिस्तान में लॉन्च की जाए बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, मुलाजमत के तो मौके बलूचिस्तान में ऐसे कोई है नहीं, कोई सन्नत ऐसी कोई बलूचिस्तान में है नहीं जहाँ पर नौजवान जाकर कोई अपने रोजगार के जराए ढूंढे। ले देकर ये रोजगार के जो छोटी मोटी तिजारत है उसके लिए भी कोई जो कर्जों की बात की जाती है, ये भी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की हद तक की जाती है। अगर शाज़ो नादिर किसी को मिलता भी है तो वो ऐसे नहीं होते हैं कि वो बेरोजगार हों, बल्कि वो पहले से जो है खुद कफील होते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है। जबकि बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना था, नौजवानों का ये कहना था कि जो मुस्तहिक हैं, बुनियादी तौर पर जो बेरोजगार हैं, उन तक जो है ये सम्राट नहीं पहुंच पाते। अच्छा शकील नाइच, आपका रुख करूँगी, आप ये बताइएगा कि FBR के जो रेवेन्यू के हदफ के बाद आप क्या समझते हैं जो ताजिर हैं या सरहदकार हैं उनके अंदर इस किस्म के कोई खदशात मौजूद हैं कि इस साल के दौरान जो है वो मज़ीद टैक्स इक़दाम किए जा सकते हैं या कोई मिनी बजट आ सकता है? ये देखें, इस मरतबा जो हर कोई जितना जो भी मुआशी माहिर है वो कहता है ये बजट मुआशी बजट नहीं है बल्कि ये टैक्स बजट है, इसमें टैक्स बढ़ाए गए हैं। जब आप टैक्स बढ़ाते हैं तो आप फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटी का जिक्र नहीं है। ख़ुसूसन कराची के हवाले से टैक्सों के
जहां सबसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता है, यहाँ की सन्नतों के लिए, यहाँ के ताजरों के लिए कोई भी इकदामात, ऐसे काबिल जिक्र इकदाम नहीं उठाया गया जिसे पता चले कि हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत है, कराची के अंदर जो सनअती तरक्की कराना चाहती है, ताजरों को फैसिलिटेट करना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं किए। लिहाजा इससे जो ताजर हैं वो न सिर्फ मायूस है, बल्कि ताजर ये इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि न सिर्फ एक दफा बल्कि इम्कान यही कि 2 दफा जो है ये लाया जाएगा, अब मिनी बजट लाया जाएगा, ताकि जो उनके जो अखराजात है पूरे किए जा सके। क्यों कि वफाकी हुकूमत ना तो जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा रही है, खासतौर पर जो इम्पोर्ट है वजार, उस पर जब आप बरामदात करते हैं तो उसमें आपका मईशत का फ़ायदा होता है, लेकिन हुकूमत का जो सबसे ज़्यादा जोर होता है वो होता है टैक्स लगाकर ये पैसे आवाम से लिए जाए। जब आप आवाम से और ताजरों से ये टैक्स लेते हैं तो ये होना तो ये चाहिए, फिर उनको आप इतनी फैसिलिटी भी दें, लेकिन उनके लिए फैसिलिटी या इंसेंटिव कोई नहीं दिया गया। तो इससे ये वाज़ेह हो गया कि ये बजट जो है वो सिर्फ टैक्स वसूल करने का बजट है, बाकी इसमें ताजरों को या आम आदमी को कोई इतना फ़ायदा नहीं है। अच्छा यासिर, बजट में हर साल जो है हम ये देखते हैं कि उसके बाद ये कहा जाता है कि असल जो मसला है या जो असल इम्तिहान है वो अमल दरामद का है, इम्प्लीमेंटेशन का है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों है? आपको लगता है कि जो बेहतरीन दावे हैं वो अक्सर कमज़ोर नताइज जो हैं उसमें तब्दील हो जाते हैं? हेलो, सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है जिसको हाँ जी। रिजॉल्व कर सके वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेलो। इशू गवर्नेंस का है। जब तक हम इन दोनों चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे हमारी कोई भी चीज सही नहीं हो सकती। हमारी ब्यूरोक्रेसी फॉर गॉड सेक हमारे लिए लाइबिलिटी बन चुकी है। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वही इस मुल्क की सबसे बड़ी लाइबिलिटी हैं। तो आप कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, मुझे ये बात बताएं। अभी भाई हमारा जो है वो एक बता रहा था सिंध के अंदर, वो इंशाल्लाह बजट के ऊपर डिस्कशन होगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है। वैसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले सही होनी चाहिए। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है दे आर मोर सॉवरेन नाउ एंड मोर एम्पावर्ड। 18th अमेंडमेंट के बाद ये उनकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्रोविंस को बेहतर करने के लिए काम करें। आपके सामने पंजाब का नतीजा है, आप वहाँ की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देख सकते हैं। वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है और इसके अलावा बहुत सारे आपके इंडेक्सेस हैं, उनको आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर जो है वो किस हिसाब से जो है वो तरक्की हो रही है और हमारे यहाँ क्या सूरत है। बलूचिस्तान की अभी जैसे भाई अभी कुछ देर पहले हमारा बता रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन सबसे पहले वही बात जैसे मैंने कहा कि बात अंडरस्टैंडिंग की है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वेयर डज दी पोटेंशियल लाई। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है, ये बार बार आप सुनती आई हैं कि मादनियात मादनियात मादनियात, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो एग्रीकल्चर है, उसके बाद फिशिंग है। अब कोई भी गवर्नमेंट ऐसी आई है जिन्होंने इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की। और थर्डली, जिसको मैं हमेशा कहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक्सेस टू फाइनेंस है। बैंकिंग के जरिए उनको लोन्स क्या मिल सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर वैसे तो ज्यादा बैंक्स नहीं है, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, लेकिन जो हैं भी वो कोई भी बैंक्स जो है वो लोकल्स को क्रेडिट देते ही नहीं है किसी भी टर्म के ऊपर। तो ये आपके समझने के होगा कि कैसे वहां की इकोनॉमी जो है वो तरक्की कर सकती है। अच्छा, फिर ये बात हो रही थी, आपने जैसा भी बात की कि क्या इसके बारे में फोरकास्ट क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिसी मेकर्स को ठीक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हिंडर करता है आपको, वो करप्शन है। आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिकवरीज की बात कर रही थी, उनके रेवेन्यूज की बात कर रही थी, ओवरऑल के वो कैसे इसको बढ़ाएंगे, वो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो खुद इदारा जो है, आई एम वेरी सॉरी, इस मुल्क की सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन चुका है। जहां पर 22,000 की वर्कफोर्स हो और अगर आप उनकी प्रोग्रेस का अगर चार्ट निकाल के देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो किस तेजी से जो है उसका ग्राफ नीचे गया है और भी वहां पर आई है। तो वो हम फंड्स की, जैसे कल भी आपने बताया था कि वहां पर तकरीबन कोई 2200 गाड़ियां जो है वो निकाल के दी गई। 70 लाख रुपए मालियत की गाड़ी से आपने यहाँ पर चलाई है एफबीआर ने। उसके बाद तो आप उनसे सवाल करें कि आपने इन गाड़ियों को निकालने के बाद किया कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, कोई जवाब नहीं है। बार बार ऑटोमेशन की बात हो रही है, मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये हमारे सिस्टम में रहते हुए विद इन द सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। आप करेंगे, आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। आपको इसको के जरिए, ईमानदारी के जरिए, और उसके बाद आप राइट साइजिंग की बात अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो वो कर रहे थे कि जब हम राइट साइजिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे राइट साइजिंग करके देखिए पहले एफबीआर के अंदर, इसके अंदर रिफॉर्म्स शुरुआत वहां से होनी चाहिए। बिल्कुल सही है।
और आप इसको पाकिस्तान रेवेन्यू बोर्ड का नाम देके एक नया बोर्ड तश्कील दें और उसके बाद इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करके पॉलिसी आप बनाएंगे, असर नौश के ऊपर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली इसमें जो उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा जो वाकईतन टैक्सेशन के मामला को समझते हो। ये जो 6 महीने की डेपुटेशन के ऊपर आकर 3 महीने का कोर्स करके लम से और बाहर से कोर्स कर आके ये जो इसको चलाने की कोशिश करते हैं ना, और जिनकी अपनी जो भर्तियां जिस बुनियाद पर होती हैं, मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, उनके जरिए अगर आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को चलाएंगे आपको कभी भी कोई तो फिर मईशत का तो हाल यही होना जो इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल सही बात करें। पेशावर से हमें ज्वाइन किया वहीदुर रहमान ने। वहीदुर रहमान साहब, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में ऑब्वियसली वफाकी बजट पर आपको क्या आप देख रहे हैं, इब्तदाई रद्द-ए-अमल क्या है और आवाम इसे रिलीफ का बजट समझ रहे हैं या एक और मुश्किल तरीन साल जो है वो सामने खड़ा है? देखिए जी, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन और अमान की गैर हाल है। आपको पता है जी, यहाँ पर आए रोज तो टारगेट किलिंग होती है, सिक्योरिटी इदारों से जो एहलकार है उनको निशाना बनाया जाता है। एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पे जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे कामों में, अब वो लोग यहाँ से मजबूर होके दूसरे सूबों को मुंतकिल हो रहे हैं या वायद मुल्कों की कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान से मुंतकिल हो जाए। इसके अलावा भी आपको जी दूसरी बात ये बता दूं कि हमारे सूबे में इस तरह एक सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उन्हें सिर्फ इमरान खान की रिहाई के अलावा और कुछ सोच नहीं है। वो सिर्फ ये एक एम है, उनका एक मिशन है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रिहा किया जाए। यहाँ सूबे में इस वक्त मैं आपको बताऊं कि तरक्याती काम उसी तरह अधूरे पड़े हुए हैं, बेरोजगारी है, सेहत के उसमें आप देख रहे हैं, सेहत के हवाले से बात करूं तो यहाँ अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को वो इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर नहीं है। तालीम के हवाले से मैं आपको कह दूं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो परवान चल रहे हैं और सरकारी स्कूलों में तालीम न होने के बराबर है। तो एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है और ऐसे हालात में वफाक की जानिब से अब बजट पेश किया गया है। तो बजट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वफाकी हुकूमत ने जो की तरक्याती फंड मुख्तस किए हैं वफाक से, वो भी अभी तक अगर वो रकम में दी जाती है तो वो किस्तों में दी जाती है। बिजली की खालिश मुनासिब कीमत भी हमारे जो बकायाजात है मरकज की तरफ से वो हमें यकमुश्त नहीं मिलती, वो भी किस्तों की सूरत में दी जाती है। तो इस वजह से इस सूबे के अवाम का हाल जो है वो बिल्कुल इस तरह है जैसे सौतेली माँ का सलूक लोगों के साथ किया जाता है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूबाई हुकूमत में एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि इन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया सूबाई हुकूमत के बजट के हवाले से। तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट जो वफाक की जानिब से पेश किया गया है, इसमें जो टैक्स लगाए गए हैं, एक तो हमारा सूबा दहशतगर्दियों से पहले से ठीक है। ऑब्वियसली वहीदुर रहमान साहब वो तो उन्होंने इस बात से मशरूत कर दिया है कि जी बानी पीटीआई से अगर मुलाकात होगी तो फिर हम बजट पेश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये बताइएगा, अफगानिस्तान के साथ जो तिजारत है वो खैबर पख्तूनख्वा की मैशत के लिए इंतहाई अहम है। तो आप क्या समझते हैं कि बजट में कोई ऐसी पॉलिसी आपको नजर आई है, कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद है जो सरहदी और ट्रांजिट ट्रेड को जो है वो फरोग दे सके? नहीं, देखिए जी, ऐसी कोई उन्होंने बजट में नहीं रखी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। इस वक्त तो मैं आपको ये बताऊंगा तकरीबन मैं खाली 2 माह से ज्यादा हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा पाक अफगान बॉर्डर जो है वो मुकम्मल बंद है। इस हवाले से जो मकामी लोग हैं जो उस पार हैं और इस पार हैं, क्या उन्होंने कोशिश की है, जिसका सिस्टम बनाया है कि किसी न किसी तरीके से पाक अफगान बॉर्डर जो है वो खोल दिया जाए और पाक अफगान बॉर्डर को ये जो दोनों तालिबान हो गए, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दरमियान जो लड़ाई होती है, कहते हैं कि इनसे इसको अलग रखा जाए क्योंकि इससे खरबों टर्न जो नुकसान है वो लोगों को हो रहा है। वहाँ पे यहाँ पे आप देखें जी कि ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से मैं आपको बता दूं कि खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, ये तो मरकज को चाहिए। बजट ने पेश कर दिया है मगर बजट में मैं कहूँगा कि इस सूबे के अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ जबानी जमा खर्च है। मैं ये कहूँगा कि ये गरीब कुछ बजट है। इसमें अगर होता तो कम से कम इतना होता कि हमारे जो पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के हवाले से जो इकदाम है ये उठाए जाते। दूसरे में आपको क्या है कि हमें इन वफाक की जानिब से हमारे जो इनकी जानिब बिजली के बदले खालिद मुनाफी के बदले जो पैसे बनते हैं वो हमें नहीं मिले। दूसरा इसके अलावा FBR की जानिब से जो मुतवक्का टैक्स वसूली है 15.64 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं, जबकि 13.35 ट्रिलियन रुपए की वफाक और सूबों के दरमियान जो तकसीम के लिए मुख्तस किए गए वो इनके दरमियान जो अभी तक मुआहदे हुए वफाक और सूबों के दरमियान मुआहदे के तहत खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 180 अरब रुपए वफाक को ग्रांट की सूरत में देने की बात सामने आई है ताकि कौमी और सिक्योरिटी ज़रूरत से पूरी जा सके। वो बात भी इस तरह अधूरी है।
साबिक NFC फार्मूले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हिस्से में 14.62% हमारा हिस्सा जो है वो बनता है, वो भी हमें अभी तक नहीं मिला। तो ठीक है। शकील नाइज, कराची जो है ऑब्वियसली माशी हब है, और अगर कराची मुतमईन नहीं है, कराची के लोग, कारोबारी तबका मुतमईन नहीं है, तो आप समझते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से जो माशी अहदाफ पूरे करने की बात हो रही है, तो क्या वो माशी अहदाफ जो है अपने वो टारगेट अचीव कर सकेंगे? देखिए, बात तो यही है ना कि हुकूमत सिंध को जितना भी एहतजाज करना था, शोर शराबा करना था, उन्होंने कर लिया, और जो तहरीरी उनकी खतो किताबत है वो भी कर ली। लेकिन कराची की जो दो बड़ी जमातें हैं जो यहाँ पर जिन्होंने अवाम को वोट लिया है, MQM है या उसके बाद तहरीक इंसाफ है, उन्होंने वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में नहीं कहा। MQM वफाक में इत्तेहादी है, MQM को कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहा। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि वो अब जो जमात इस्लामी का क्या कहेंगे आप? देखिए, जमात इस्लामी उसमें तो नहीं है अपना पार्लियामेंट में, नहीं पार्लियामेंट में तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो कराची को कहते हैं ना कि हम कराची को ओन करते हैं। देखें जमात इस्लामी क्या करती है। जमात इस्लामी बहुत ज्यादा खामोश रहती है। खामोश रहकर किसी ऐसे मसले पर सामने आ जाती है, रोड ब्लॉक कर देती है, धरना कर देती है। लेकिन देखो, बजट इतना अहम था, जमात इस्लामी को चाहिए था कि बजट से कम 15 दिन 20 दिन पहले बाकायदे यहाँ एहतजाज करते, एहतजाज मुजाहरा करते, प्रेस क्लब पे जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कम से कम वफाकी हुकूमत को आगाह तो करते। लेकिन जमात इस्लाम की ये जो है वो तरजीह नहीं है। जमात इस्लामी आप देख लेना, फिलहाल खामोश खामोश खामोश। अचानक वो किसी भी मसले पर, चाहे वो अहम मसला होगा चाहे गैर अहम मसला, उस पर अचानक वो शहर को बिल्कुल जो हंगामा आराई मचा देगी, रोड ब्लॉक कर देगी, शोर शराबा होगा, ट्रैफिक जाम होगा, आवाम को तकलीफ होगी। फिर उसको पता चला कि जमात इस्लामी इस इशू पे जो धरना दे रहे हैं, उसूलन उसको पानी का या मेगा मनसूबे हैं या दीगर अवामी सहूलियात के लिए जमात इस्लामी को कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले सेमिनार करने चाहिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, कहीं धरना देना चाहिए था। ठीक है शकील नाइज, बहुत शुक्रिया आपका। यासर, लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी। ऑब्वियसली आपने बहुत बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर पर्सन, आपने कई हुकूमतें देखी, कई बजट पेश होते रहे, तो सर थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के बताएं, आप समझते हैं कि ये बजट पाकिस्तान की मईशत को बदल के रख देगा, बदल के रखने की सलाहियत रखता है, या हमेशा जो हम दर्जनों बजट कवर करते रहें, ये सिर्फ एक तकरीर की हद तक जो है इसमें कामयाबी और जो अच्छी बातें हैं, जो कि मैं कल भी कह रही थी, जो शुगर कोटेड करके बताया जा रहा है, वो इस तरीके से होगा? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट सना, कोई हमारी किस्मत वगैरह इन बजट से जो है वो नहीं बदल सकती, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्टली है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा जेनेरिक सा बजट था। आप यकीन करें, हमें इनकी लाइंस तक याद थी। आपने जैसा भी कहा ना, पिछले 20 साल से बजट को कवर कर रहे हैं, वही जुमले हैं, वही सारी फिगर्स हैं, सब कुछ वैसा ही है। चेहरे बदल जाते हैं, बस बाहर से जो नए हमारे जो इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उनकी शक्ल चेंज होती रहती है। और अब ये भी चले जाएंगे, उसके बाद ये भी गुमनामियों में चले जाएंगे, जैसे शौकत अजीज हो गए और बहुत सारे, हफीज शेख साहब हो गए, ये भी चले। उसके बाद फिर हम बैठकर यही डिस्कशन कर रहे होंगे। इसमें ना कोई एक आम आदमी के लिए होप है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आने वाले वक्त में जहां पर पाकिस्तान की आबादी 50 करोड़ होने जा रही है, 2050 के अंदर हमारे मुल्क में यही इसकी सरहदें होंगी, यही होगा, लेकिन वसाइल हमारे पास नहीं होंगे। वसाइल हमारे पास नहीं होंगे, और ऑब्वियसली हम फिर यही बातें कर रहे होंगे। फिर हम IMF प्रोग्राम के तहत एक नए बजट आएगा अगले साल, फिर हम यही बहस कर रहे होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, यासिर हुसैन आपका, और गौहर सईद आपका, वहीदुर रहमान साहब आपका, गुलाम जिलानी साहब आपका, और शकील नाइज आपका। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।